जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बता दिए थे, किस तरीके से असफल रहा और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसने क्या क्या मांगे रखी थी, अपनी क्या क्या प्रस्ताव रिपोर्ट में लाकर रखा था कि भारतीयों को मंजूर नहीं हुआ। कहाँ उसमें ये देखा गया कि भारतीयों को कई हिस्सों में बांटने की बात की थी, अलग अलग संविधान बनाने का बात उसमें लिखा हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव में स्टेफोर्ड आया था। तो भारतीयों ने इसको पूरी तरीके से नकार के ये कहा कि अब अंग्रेजों पर कोई उम्मीद करना जो है व्यर्थ है, कोई उम्मीद करने लायक इनके ऊपर नहीं है। तब जाकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की समिति में यह प्रस्ताव लाया गया। कहा गया 8 अगस्त को पूरी तरीके से गांधी जी क्या करेंगे, भाषण देंगे। और 8 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया, 70 मिनट का भाषण था, तो पूरे पूरे भारत में फैला दिया गया। अब यहाँ पर जब पूरे भारत में फैला दिया गया तो अंग्रेजों को यह चीज़ पता चल गया कि अब जो है क्योंकि इनकी नीति रही है कि भारतीयों के जो आज़ादी के आंदोलन है इसको दबाते चलो, ठीक है ना। तो भारतीय ये भी आंदोलन को दबाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। और बहरहाल भारत छोड़ो आंदोलन का जो नाम था, इसको नाम जो है दिया था यूसुफ मेहर अली। और यूसुफ मेहर अली का ये भी आता है कि यूसुफ मेहर अली ने ही नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। और जबकि करो और मरो का नारा दिए थे, करो और मरो का नारा दिए थे गांधी जी ने। यहां देखा जाता है गांधी जी का पूरी तरीके से क्रांति, इसलिए क्रांति देखी जाती है क्योंकि करो और मरो का नारा इसलिए उन्होंने दिया कि करो या मरो, अब हम देश आज़ाद होंगे, चाहे लड़ के मर के कैसे भी देश आज़ाद करके रहेंगे, करवा के रहेंगे। ये उनका था भाषण में, ठीक है ना। तो यहाँ हिंसा देखा गया इस भाषण मतलब इस नारे में, करो और मरो। और याद रखना, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, यह नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने उसी समय, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, मरो नहीं मारो का नारा दिए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए उसी रात को जैसे स्ट्रक्चर बना पूरे भारत मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का, उसी रात को सबको बड़े बड़े भारत के जो नेता, उन्होंने कहा था कि अगर भारत के बड़े बड़े लीडर को, बड़े बड़े नेताओं को अगर हम नज़रबंद कर लेंगे तो इनका लीडर करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। अगर लीडर करने वाला कोई नहीं रहेगा तो ये आंदोलन छिड़ नहीं सकता, यह आंदोलन छिड़ नहीं सकता। लेकिन इनको नहीं पता था, गांधी जी ने यह नारा भी इसमें दे दिया था कि कोई किसी का नेता नहीं है, सब अपना स्वयं नेता है, किसी का कोई इंतजार नहीं करेगा। ये गांधी जी ने पहले बोल दिया था। तो अंग्रेजों को ये पता नहीं था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े नेताओं को तुरंत जो है क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद का मतलब होता है कि जनता के सामने ना पेश हो और अंदर रख लिया जाए, नज़रबंद कर लिया जाए। जेल में नहीं रखा जाता, याद रहे, जेल में नहीं रखा जाता। नज़रबंद का मतलब है कहीं भी नज़रबंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इनको क्या किया, नज़रबंद कर लिया गया। अब नज़रबंद करने के दौरान अंग्रेजों ने सोचा कि दबा देते हैं, और दबा देंगे, इनको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, तो ये सब नेतृत्व कर नहीं पाएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन चल नहीं पाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों ने सोचे कि घी जो है क्या करते हैं, टेढ़ी उंगली से निकालने का प्रयास, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से। लेकिन उस समय क्या था, घी गरम, और गरम घी टेढ़ी उंगली रहे चाहे सीधी रहे, किसी से नहीं निकलेगी। इनको पता ही नहीं था, गांधी जी ने नारा दे दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत बड़ा रोल आता है, आप शायद नाम नहीं सुने होंगे, उमा मेहता। ये बाहर थी उस समय, इनको कहा जाता है कांग्रेस का रेडियो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कांग्रेस का रेडियो किसे कहा जाता है, तो उमा मेहता को कहा जाता है। और थे बाहर बड़े लीडर, इनका नाम था राम मनोहर लोहिया। ये सब क्या किए, ये सब बाहर थे, ये सब नज़रबंद नहीं थे। इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में क्या किया, भाग लिया, ठीक है ना। इस आंदोलन में बहुत अच्छे से भाग लिया। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस का रेडियो किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो उमा मेहता को कहा जाता है। तो उस समय पूरी तरीके से जंग क्या होती, तब भी छिड़ गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन अच्छी तरीके से चल रहा था। और उसी दौरान एक घटना हुई थी, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। उसी दौरान एक घटना हुई थी 1942 में ही, बलिया में सरकारी अधिकारियों को पकड़ के जो है पकड़ के बंदी बना लिया गया
और कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, उनका नाम था चित्तू पांडे, ठीक है ना। चित्तू पांडे ने अपनी अस्थाई सरकार तभी बना दी थी, मतलब दलिया तबे आजाद हो गया था, ठीक है ना। चित्तू पांडे की देन थी। इतने बहुत ही अच्छे नेता थे, कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है बलिया बड़ा ढीठ होता है। उसी समय आज़ाद हो गया था 1942 में, लेकिन फिर जो है बाद में कबर हो गया, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं, फिर बाद में पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। ध्यान सुनना, अस्थाई सरकार बना दी थी चित्तू पांडे ने अपनी, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस आंदोलन में देखा जाए मुस्लिम लीग के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। मुस्लिम लीग, आप जानते हो कि 1937 में जब 11 प्रांतों में चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग को कुछ सीटें नहीं मिली, बहुत ही कम मिली, और कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर मिली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में जहर फैलाना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में जहर ये फैलाया कि जो कांग्रेस है ये हिंदू का नेतृत्व करती है, आगे चलकर क्या करेगी, भारत को पूरा हिंदू राष्ट्र बना देगी, और जब हिंदू राष्ट्र बना देगी तो यहाँ के मुसलमान कुचले जाएंगे। ये जिन्ना का कहना था, ठीक है ना, ये जिन्ना का कहना था। लेकिन गांधी का ऐसा सोच तो नहीं था, क्योंकि वो तो साथ ही लेकर चल रहे थे, कह रहे थे कि एक सूत्र में बांध कर चलेंगे तभी देश जल्दी आजाद होगा। अब यहाँ पूरी तरीके से कांग्रेस क्या हुआ, अलग हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरी तरीके से ये भाग नहीं लिया, उसके खिलाफ था। बहरहाल बाद में प्रयास किया गया कि ये आ जाए साथ में, लेकिन आया नहीं। अभी बताते हैं किस रिपोर्ट में, पहले ये देख लीजिए। 1937 में चुनाव हुआ 11 प्रांतों में, तो ये क्या कहा, जब नहीं पाया वोट तो तुरंत 1940 में क्या किया, तुरंत इसने पाकिस्तान की मांग रख दी। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। 1933 में, और 37 में चुनाव हुआ, और 1940 में जाकर क्या हो गया, 1940 में जाकर इन्होंने पाकिस्तान की मांग रख दी, जिन्ना ने मांग रख दी तुरंत, कि यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान इधर का था, तो सिंधुंद का वो तो था ही, ठीक है ना, सिंध वाला क्षेत्र तो था ही। तो यहाँ पर इन्होंने मांग रखा, लेकिन इनके मांग को जो है नकारा गया। नकारते नकारते इस आंदोलन में इन्होंने, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया पूरी तरीके से, ठीक है ना, पूरी तरीके से इसमें भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग आगे चलकर क्या करती है, ध्यान सुनना। 1945 में 1945 तक लगभग भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो अच्छा, जब ये नेता बने थे भारत छोड़ो आंदोलन के, कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें नेता बनाया गया था, ये नेता बने थे। और इनको मुस्लिम लीग ने क्या कहा, इनको कहा गद्दार, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम के साथ नहीं थे, भारत के साथ थे, ठीक है। भारत की तरफ से भी मुस्लिम थे, भारत की तरफ से भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना की तरफ जो थे, जिन्ना के सोच विचार वाले जो थे, तो भारत की तरफ भी बहुत सारे मुस्लिम थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, भारत का साथ दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम क्या है, गद्दार कहा है। तब यहां पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया, उस नारा का नाम है जिहाद। आपने इस नारा का नाम सुना होगा, मतलब जिहाद का प्रयोग लोग बहुत करते थे, और बहरहाल ट्रेंड में भी सुना होगा आप लोगों ने। जब भी होता है तो विवाद उठा ही देते हैं, ठीक है ना, जिहाद का। और जिहाद का तो कितने लोगों को पता नहीं है जिहाद है क्या, ठीक है ना। जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध। इन्होंने क्या किया, धर्म युद्ध छेड़ दिया, ठीक है ना। इनको ये रियलाइज हो, इनको अंदर से खुद से हो रहा था, ये था नहीं ऐसा, खुद से हो रहा था कि भारत में हम मुसलमान जो है कंफर्टेबल या फिर नहीं रह सकते अच्छे से, तो हम जाएंगे अलग। पूरी तरीके से मांग, मतलब इतना अड़ गए थे कि अंत में देखा गया तो कहीं ना कहीं ये अंत में निर्णय निकला कि अलग होना करना ही पड़ेगा, इस जिद पर आ गए, ठीक है ना। तो ये एक मतलब माना जाता है कि एक जिद ही थी इनकी। और आगे कहाँ सोच आता है, इसको ध्यान सुनिए। 1944 में एक रिपोर्ट आया, एक फार्मूला बनाया गया। 1944 में एक फार्मूला क्या बनाया गया, उस फार्मूले को पेश किसने किया, कांग्रेस के ये भी बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, जो पहले अध्यक्ष थे, सी गोपालाचारी,
चारी, ठीक है ना, ये लाए। उसमें क्या था, मुसलमानों को साथ लेकर लड़ना था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग जो है इनको ये सोच रहे थे कि ये भी लोग इसमें क्या करें, भाग लें। तो भाग लेने के ये कहा गया, उस प्रस्ताव में कहा गया, उस फार्मूले में ये कहा गया कि जो मांग आप रख रहे हो, ठीक है ना, यानी कि उस तरफ का जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों को हम पूरा करेंगे, लेकिन कब, आजादी के बाद। आजाद जब पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरीके से भारत आजाद हो जाएगा तब। तो यहां मोहम्मद अली जिन्ना तुरंत दिमाग लगा लिया, उसने कहा पता नहीं आजाद होगा कि नहीं होगा। उसको मन में कहीं ना कहीं अंदर खोट था, वो कहा कि आजाद होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो वहीं से अटके रह जाएंगे, ठीक है ना। देश आजाद करवाने नहीं, बस वो अलग में एक अड़ंगा लेकर बैठा था कि हमको चाहिए। तो ये कहा गया पूर्ण स्वराज के बाद एक कमेटी बैठाई जाएगी जो इस नक्शे को बनाएगा, पूर्वी पाकिस्तान को और किसको, सिंध वाले क्षेत्र को, पाकिस्तान को जो आज है, ठीक है ना। तो ये भी माना, कितने लोग ये भी ठुकरा देते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही भारत जो है बंटवारा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि प्रस्ताव एक अच्छा प्रस्ताव में ये नहीं कह सकते 100% के उद्देश्य था, हो सकता था ये उद्देश्य था कि देश आज़ाद हो जाए, उसके बाद सोचा जाएगा कैसे न कैसे लाओ, ठीक है ना, कैसे न कैसे लाओ। और ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर भी थे, आपको पता है, पहले बने थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक, और इन्होंने जहाँ तक का भाग नहीं लिया, और ये भी फार्मूला क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। और अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भारतीयों की बात अब टाली नहीं जा सकती ज़्यादा समय तक। तो इन्होंने तुरंत कमेटी आई, कहाँ, फिर से आई कमेटी एक, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये आई थी भारत के संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है ना। पीछे जो भी आए थे वो आपके विफल हुए, लेकिन ये आपका सफल हुआ। इसके द्वारा भारतीय संविधान का गठन होता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का गठन हुआ, उसके बाद फिर वो तो आपका संविधान का टॉपिक है, उस संविधान वाला टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये था पूरा डाटा किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है ना। ये याद रखना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया, ठीक है ना, मेहर यूसुफ अली। और मरो नहीं मारो, यह नारा किसने दिया, तो यह नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, इतना याद रखना। तो हम ये नक्शा बनाए थे आपके लिए, थोड़ा सा रह गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन बताने लगे। तो ये आपका नक्शा रह गया था, अरे आज शुरू करना था, ठीक है ना, आज शुरू करना था। यानी उत्तर प्रदेश आपका चल रहा था, उत्तर प्रदेश के हमने इतिहास को बता दिए थे। अब आ जाते हैं भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में, ठीक है ना, भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का हमने पहला जो वीडियो डाला था, अगर वो नहीं देखे हो तो जरूर जाकर देख लो, क्योंकि उसमें हमने टोटल सारा स्ट्रक्चर बताने को वहीं बता दिए थे। यहाँ तो फिगर बना दिए हैं, वहाँ भी डिटेल में बताए थे। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना उत्तर प्रदेश का, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक क्या है, उत्तरी अक्षांश है। ये विस्तार क्या है, उत्तरी अक्षांश। अगर पूर्वी देशांतर देखा जाए, पूर्वी देशांतर, तो 77 डिग्री, ठीक है ना, 77 डिग्री 05 से 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट तक क्या था, पूर्वी देशांतर। वहां हमने आपको बकायदा आपका ग्लोब बनाकर बताए थे, उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। आ जाइए, तो उत्तर प्रदेश आपका ये पूरी तरीके से नक्शा हमने यहां पर बनाया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का पूछता है कि पहले बताओ क्षेत्रफल कितना है, पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पूछेगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 किलो 28 मतलब 928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत का जगह कितना लिया हुआ है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। पूरे भारत का कितनी जमीन है उत्तर प्रदेश के पास, तो 7.33%, 7.33%। उत्तर प्रदेश का अगर देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा नंबर आता है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा आता है, तो आप जानते हो सबसे क्षेत्रफल में कौन है, राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, नहीं दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, चौथे पे क्या है,
उत्तर प्रदेश। ये हमने आपको बता दिया था सबसे उत्तर में कौन है, सहारनपुर है। सबसे उत्तर में कौन है, सहारनपुर है। किसको टच करता है, हिमाचल प्रदेश को टच करता है। सबसे साउथ में कौन है, हाँ दक्षिण में ये आपका आएगा, ठीक है ना। ये कौन सा जिला है भैया, ये है आपका सोनभद्र, सोनभद्र जिला है, ठीक है ना। ये सोनभद्र है। ये ललितपुर लटका हुआ है, ये बताए थे ना मध्य प्रदेश में तीनों तरफ से घिरा पड़ा है ललितपुर, पहले बताए थे, तो ये ललितपुर है, ठीक है ना। नीचे आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका जो कटा हुआ है ये टोटल भाग क्या है, मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। हमने पश्चिमी जिला कौन सा बताए थे, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन है, तो शामली है। सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। शामली सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है ना। हाँ शामली हरियाणा के साइड में है। और ये आपका देखेंगे बलिया, सबसे पूर्व में कौन है, बलिया। किसको टच करता है, बिहार को टच करता है, ठीक है ना, बिहार को टच करता है। पूछेगा उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश है, ये नीचे मध्य प्रदेश है भैया, एमपी, इसको देख लेना, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को टच करती है, तो 11 जिलों को टच करती है। उत्तर प्रदेश के बिहार, उत्तर प्रदेश जो बिहार है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है, तो 7 जिलों को टच करता है, ठीक है ना, 7 जिलों को। यहीं पर आपका उत्तराखंड है, ठीक है ना, वहीं पर आपका उत्तराखंड है। लेकिन उत्तराखंड पूछेगा कितने छूता है, उत्तराखंड भी 7 जिले छूता है। और नेपाल है, नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिले छूता है, ये भी 7 जिला छूता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। 6 जिला हरियाणा छूता है, ये याद रखेंगे। यहां हमने बताया था आपको, देखिए सोनभद्र है, इसके ऊपर जाएंगे चंदौली है, फिर गाजीपुर है, मऊ है, बलिया है, उसके बाद कुशीनगर है, सहारनपुर है। ये सब क्या है, ये बिहार को टच करने वाले जिले हैं, ठीक है ना। यहां तक हमने आपको बता दिए थे। तो हमको देखना था क्या, हमको देखना था आप यहां पर, ये देखिए तराइन क्षेत्र है, पीलीभीत है, हाँ पीलीभीत है, सहारनपुर है, बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है और सिद्धार्थनगर है। ये आपका क्या है, ये उत्तरी जिला है सब, ठीक है ना, उत्तरी तराइन क्षेत्र, ये सब उत्तरी जिला है, तराइन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के। और ये तराइन क्षेत्र के साथ साथ इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भांभर, भांभर तथा तराई क्षेत्र, भांभर तथा तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं, यहां से यहां तक जो है, ठीक है ना, भांभर और तराई क्षेत्र कहते हैं इस क्षेत्र को, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखेंगे, इसका पहले देख लीजिए क्या स्ट्रक्चर है, चलिए इसका देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए जो इसका प्राकृतिक दृष्टि से अगर विभाजन, प्राकृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, प्राकृतिक दृष्टि से विभाजन, देखिए उत्तर में क्या है, लोकेशन पूछेगा उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है शिवालिक पर्वत श्रेणियां, ठीक है ना। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताए थे। उत्तर में क्या है, हिमालय का पार्ट है, हिमालय का, देखिए हिमालय पर्वत है, इसी का पार्ट आएगा, शिवालिक पर्वत उत्तर में है ये, ठीक है ना, उत्तर में। दक्षिण में क्या है, देखिए दक्षिण में अगर पूछेगा तो क्या है, पठारीय भाग है, ये उत्तर प्रदेश का ही है, ये उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन कौन सा भाग है, पठारीय भाग। ये कौन सा है, ये कौन सा है, विंध्याचल, और यहां देखेंगे कैमूर पर्वत, ठीक है ना, कैमूर, ये पठारीय भाग है। बीच वाले मैदान को क्या कहते हैं, बीच वाले मैदान को, बीच वाले मैदान को कहते हैं मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना। बीच में कहते हैं दोआब, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की, ये उपजाऊ है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर दोआब में 2 नदियों का बीच का पार्ट आता है। और नदी हमने आपको पिछले वीडियो में गंगा नदी के बारे में बताए थे, बहुत ही अच्छे से बताए थे, और उत्तर प्रदेश के कई नदियों के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे तो गंगा यमुना नदी का विस्तार है, ठीक है ना, दक्षिण की तरफ है, और पूरब की तरफ पूछेगा तो गंडक नदी का विस्तार है, ये आपको बता दिए थे। गोमती नदी भी मिल जाती है, ठीक है ना, गोमती नदी भी, गंगा नदी मिल जाती है आपकी, रामगंगा, ये सब बता दिए थे आपको। तो ये सब क्षेत्र हैं, ठीक है ना। यहाँ के जलवायु थोड़ा सा मानसूनी पाए जाते हैं, तीनों तरीके के पाए जाते हैं। अब भूगर्भीय जो क्षेत्र है ये किसका भाग है, ये गोंडवाना महाद्वीप का भाग है, गोंडवाना महाद्वीप का भाग है। और उसके बाद देखेंगे, अगर दक्षिण में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय, ये आपका है क्या, प्रायद्वीपीय, ये क्षेत्र क्या है, प्रायद्वीपीय, ठीक है ना, जो किसका भाग है,
जो इसका मतलब विध्वंस क्रम में है, विध्वंस क्रम में है। और इसका जो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका प्री कैम्ब्रियन युग। ये आपका जियोग्राफी वाला टॉपिक मान लिया ऑफलाइन में पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। जब आपका इसमें पढ़ाएंगे यूट्यूब पे तो दे देंगे पूरा डाटा, ठीक है ना। अभी तो मान लीजिए ऑफलाइन में तो पूरा डाटा बता देंगे उसका, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है ना। प्री कैम्ब्रियन युग का ये आता है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका, ठीक है ना। इसके अंदर आते हैं पत्थर, अगर देखेगा तो चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, बलुआ पत्थर से ये सब क्या है बने पड़े हैं, ठीक है ना। ये सब बने पड़े हैं इन्हीं पत्थरों से। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का देखते हैं भौगोलिक संरचना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना के अगर दृष्टि से देखा जाए तो आप जानते हो कि यहां पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड जब नहीं अलग हुआ था तो हम उत्तर प्रदेश को 3 पार्ट में रखे थे, ठीक है ना। आज भी रखे हैं लेकिन तब भी था। उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था तो किसमें था, तो उत्तरीय पर्वत क्षेत्र, उत्तरीय पर्वत क्षेत्र जो आपका हिमालय है, ठीक है ना। हिमालय क्षेत्र है, हिमालय का पर्वत क्षेत्र है। ये सब आपका क्या है, तिब्बत वाला तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाता है, हिमालय है इधर साइड में, यहाँ आपका नेपाल है। तो ये आपका क्या है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। और बीच वाले को हमने क्या नाम दिया था, बीच वाले को हम कह रहे थे ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र है, अनाज वगैरह यहीं सबसे ज्यादा उगता है। और इस वाले भाग को पठारीय क्षेत्र, दक्षिण वाले भाग को पठारीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। पठारीय क्षेत्र इसी के द्वारा बटा था। और इसका नाम हमने बताया है तराइन क्षेत्र, तो है ये है। तराइन का मतलब होता है बॉर्डर, ठीक, बॉर्डर वाले तराइन क्षेत्र में है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है आपकी थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना, तराइन क्षेत्रों में। और तराइन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, वैसे अगर पूछेगा सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो आपका सोनभद्र है। सबसे ज्यादा अगर जिले में पूछेगा तो सोनभद्र है, सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर आपका बलिया है, ठीक है ना। सबसे कम पूछेगा कहाँ पाई जाती है तो बागपत में सबसे कम पाई जाती है, ठीक है ना, बागपत में। तो ये आपका तराइन क्षेत्र है, यानी कि थारू जनजाति यहीं पर निवास करती है, ठीक है, निवास करती है। आपका देखिए राजस्थान की तरफ देखिए, आगरा मथुरा किसको छूता है, राजस्थान को छूता है। दिल्ली को कौन छूता है, गाजियाबाद और मुरादाबाद छूता है, ठीक है ना। और उत्तर में तो आप जानते हो सहारनपुर उधर टच करता है, शामली, ठीक है ना। ये आपका मैदानी क्षेत्र है। ये बदायूं यहाँ पर है, सीतापुर यहाँ, कानपुर यहाँ है, ठीक है ना, कानपुर यहाँ। और यहाँ देखिए ये ललितपुर को अगर अंदर लेंगे तो यहाँ पहला जिला पड़ता है आपका झांसी है, आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर है, ठीक है ना। और गोरखपुर, गोरखपुर यहाँ पर है, बलिया यहाँ, बनारस है, ठीक है ना, बनारस यहाँ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली को कौन टच करता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो क्या कहेंगे, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर टच करता है, ठीक है ना, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब देखिए हम इसको बांटेंगे कितने पार्ट में, इसका 3 पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, 3 भाग पढ़ना पड़ेगा। भौगोलिक दृष्टि से 3 भाग पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या देखिए, क्या क्या देखिए, हम इसको 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। 3 पार्ट में कैसे पढ़ेंगे, यहां ध्यान देना आप लोग, अब विस्तार से चल रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 पार्ट में हम कैसे पढ़ेंगे इसको, एक हम पार्ट इसको यहां का देंगे, दूसरा पार्ट हम बीच वाले का देंगे उपजाऊ भूमि, तीसरा पार्ट देंगे दक्षिणी पठारी या पहाड़ी कहते हैं भी, ठीक है ना, पहाड़ी विभाग भी कहते हैं, पठारी या पहाड़ी भाग। पर्वत आपका ऊपर है, ठीक है ना, पर्वत आपका ऊपर है। तो यहां देखिए हम पहले देखेंगे किसके बारे में, इसी के बारे में, भाबर और तराइन क्षेत्र। भाबर और तराइन क्षेत्र अगर देखा जाए कहां से कहां तक फैला हुआ है तो सहारनपुर से फैला है, कहां तक, कुशीनगर तक, ठीक है ना, कुशीनगर तक, सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। और इसकी मोटाई यहां पर अगर लगभग देखी जाए, लगभग, ठीक है ना, सहारनपुर के आसपास में तो 34 किलोमीटर की मोटाई है, ठीक है ना, 34 किलोमीटर, जिसमें तराइन आपका भांभर वाला क्षेत्र आता है, तराइन और भांभर यहां पर फैला हुआ है 34 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम इधर आएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम पूरब की दिशा की तरफ आएंगे, तो पूरब की दिशा की तरफ जैसे जैसे आएंगे तैसे तैसे ये मोटाई क्या होती है, कम होती जाती है। यानी कि ये जो भांभर क्षेत्र है और क्या तराइन क्षेत्र है, ये कम होते जाता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, कम होते जाता है, फैला हुआ है। इसमें आपको बता ही दिए है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है,
ठीक है ना। सहारनपुर ये सब आपको बता ही दिया, लखीमपुर खीरी है, ये सब तराई क्षेत्र वाले पढ़ते हैं। लेकिन इधर जैसे जैसे आएंगे क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। इधर जैसे जैसे आएंगे कम होता जाएगा। और बरसात के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। बरसात का आप इसी में आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है, बीच आगे पढ़ाएंगे बरसात के बारे में। बरसात यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूछेगा बरसात कहाँ का होता है, तो बंगाल की खाड़ी की मानसून पूछेगा। और वो मानसून का नाम क्या है, उस मानसून का नाम है पूर्वा, ठीक ना, पूर्वा, उसका नाम है पूर्वा। पूछेगा उत्तर प्रदेश की जो मानसून आती है बंगाल की खाड़ी से आती है, पूर्वा नाम है, ठीक है ना। वो सबसे ज्यादा बरसात यहीं कराती है, क्योंकि यहां से जब मानसून आती है इस साइड से, जानते हो इधर ही तो है, इस साइड से आएगी, टकराएगी कहाँ, इधर पहाड़ों की तरफ जाती है, तुरंत पहाड़ों की तरफ टकरा कर, और तुरंत टकराने के बाद जब तक टकराती है और तब तक वापस आती है, जब तक टकराएगी और वापस आएगी तब तक यहाँ पर जमकर बरसात होती है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बरसात होती है, ठीक है, इन वाले क्षेत्रों में, यानी कि जब तक यहाँ पर्वतों से टकराएगी और वापस आएगी तो सबसे ज्यादा बरसात होगी। और यहाँ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पूछेगा सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है, ठीक है ना। यहाँ की भूमि जो है वैसे बनाए भी है, ठीक है ना। यहाँ की भूमि क्या है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ है, दलदली जमीनें ज्यादा हैं, उबड़ खाबड़ जमीनें हैं। और स्वास्थ्य के लिए जलवायु यहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं माना जाता, और ठीक नहीं है, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ा यहाँ पर रहता है, ठीक है ना, अच्छा नहीं देखा जाता, तो ये रहता है। अगर देखेंगे यहाँ पर पेड़ पालो है, साल है, सकुआ है, ये सब वृक्षें पाई जाती हैं, लंबे लंबे घासें पाई जाती हैं, घास बहुत लंबे लंबे यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, घास के मैदान बहुत लंबे लंबे पाए जाते हैं। और यहाँ पर बेसिकली खेती किस चीज़ का होता है, यहाँ पर खेती जो इनका आसान होता है इन तराइन क्षेत्रों में, ये खेती होती है किसकी, अभी खेती एक एक खेती का निचोड़ तो हम बाद में करेंगे, लेकिन वैसे टेम्परेरी में ले लीजिए। यहाँ गन्ने की और धान की खेती विशेष रूप से होती है, आराम से हो जाती है, ठीक है ना, गन्ने और इसकी आराम से हो जाती है खेती यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखिए, तो यहाँ पर अगला जो आता है, देखिए ये तो इसका है तराइन क्षेत्र। अगला जो आएगा आपका मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है ना, यानी कि जो मिडिल में है, ये मिड में, ये वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, इस वाले क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। नदी वगैरह सब इसी के अंदर आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। इसलिए गंडक नदी का विस्तार पूरब में है, यहाँ दक्षिण पश्चिम में आपका किसका विस्तार है, नदियों का विस्तार है, दोआब का विस्तार है, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और तब तक पढ़ते रहिए साथ में। ये नक्शा हम दोबारा नहीं बनाएंगे, इसको कहीं नोट कर लेना है तो बना लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब ये बताएंगे तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके आगे हम नेक्स्ट करवाएंगे, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।